तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और व्याकरण के विषय में आप सभी जानते हैं कि व्याकरण के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है। व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। और संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थानों, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, सभी नामवाची शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है महात्मा गांधी, कलम, अरुणाचल प्रदेश। महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे। कलम एक वस्तु का नाम है, एक चीज का नाम है। अरुणाचल प्रदेश एक स्थान का नाम है, एक राज्य का नाम है जहाँ हम रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार के विषय में। संज्ञा को मुख्य तौर पे हिंदी व्याकरण में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जानते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जैसे कि मोहन, मोहन किसी एक विशेष लड़के का नाम है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। रामायण एक विशेष प्रकार की पुस्तक है। भारत एक देश का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। अगस्त महीने का नाम है जो कि फिलहाल चल रहा है। और हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो विशेष रूप से जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की चर्चा करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। आइए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। आमतौर पर एक ही प्रकार के जाति के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दिया गया नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जब हम एक ही प्रकार के श्रेणी में आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान की चर्चा करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात जिस नाम वाले शब्दों से हमें पूरे जाति का बोध होता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लड़का, लड़का यह शब्द जो है एक जातिगत तौर पे दिया गया नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब हम मोहन कहते हैं तो वह एक लड़के का नाम है, परंतु जब हम लड़का कहते हैं तो उसमें मोहन, रोहन, सोहन सारे लड़के शामिल हो जाते हैं। तो लड़का जातिगत नाम है। किताब, जब हम किताब कहते हैं तो हर प्रकार की किताबें आ जाएंगी उसमें। उपन्यास हो, कहानी की किताबें हो, धार्मिक किताबें हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर सारी किताबों को मिलाकर हम किताब कहते हैं। किताब एक जातिगत दिया गया नाम है। परंतु जब हम खास तौर पर किताब का नाम बोलते हैं, विशेष तौर पे एक किताब का नाम बोलते हैं जैसे कि रामायण, तो यह स्पेसिफिक नेम हम जब बोलते हैं, पर्टिकुलर नेम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाता है। देश, अब देश बहुत सारे हैं। चीन है, अमेरिका है, भारत है, जापान है, इंग्लैंड है। परंतु जब हम नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। भारत एक देश का नाम है, भारत। और देश विभिन्न प्रकार के देश है, बहुत सारे देश है, सभी को मिलाकर के देश शब्द जो है एक जातिगत नाम है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। नदी, अब नदी शब्द जो है एक सामूहिक नाम है, एक कॉमन नेम है। जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये विभिन्न प्रकार के नदियों का नाम है। जब विशेष तौर पे एक नदी का नाम हम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और सभी को समस्त रूप से मिलाकर के एक नाम जो दिया गया है वह नदी है। नदी कहने पर वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। महीना, महीना जैसे कि अगस्त महीना हम कहते हैं तो ये व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आता है। परंतु अगर हम महीना कहते हैं तो कोई भी महीना हो सकता है, कोई भी महीना हो सकता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी महीना हो सकता है। स्कूल हम कहते हैं तो कोई भी स्कूल हो सकता है, बहुत सारे स्कूल है दुनिया में। परंतु हम अगर कहते हैं कि इंटायर पब्लिक स्कूल, तो एकमात्र एक स्कूल है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो ये अंतर है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? भाव और विचारों से संबंधित शब्दों को दिए गए नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि ये शब्द जो है
भावनाओं से जुड़े हुए हैं, भावों को नाम दिए गए हैं, विचारों को नाम दिए गए हैं। अर्थात इन्हें हम न तो छू सकते हैं न देख सकते हैं। अर्थात जिस तरह से उदाहरण के रूप में देखिए, साहस, प्यार, नफरत, ईमानदारी, जवानी, सच्चाई। अब सच्चाई या ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं दिखा सकूं कि देखो ये ईमानदारी है। नहीं, ये मैं दिखा नहीं सकता हूं, बल्कि ये महसूस करने वाली चीज है। ईमानदारी होती क्या है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। सच्चाई होती क्या है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, परंतु ये दिखाया नहीं जा सकता है। तो भावनाओं से संबंधित नामों को भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। आगे हम देखेंगे भाववाचक शब्दों की रचना। भाववाचक शब्द बनते कैसे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि विशेषण शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, विशेषण शब्द। इन विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञों की रचना कैसे होती है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। विशेषण शब्द है अच्छा, अच्छा से बना अच्छाई, चालाक, चालाकी, सुंदर, सुंदरता, मीठा, मिठास। उसी प्रकार क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। क्रिया शब्द जैसे कि दौड़ना से दौड़, मारना से मार, लड़ना से लड़ाई, कमाना, कमाई। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। अंग्रेजी व्याकरण में देखेंगे तो इसके अलावा और दो संज्ञा के प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि मेटेरियलिस्टिक नाउन या कंक्रीट नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में सारे द्रव्य आ जाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, बल्कि जिनको तौला जा सकता है। जैसे कि तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सारे द्रव्यवाचक में आ जाते हैं जिनको मापा जा सकता है। और फिर समूहवाचक संज्ञा आता है, कलेक्टिव नाउन, जिसमें जिन शब्दों से पूरे समूह का बोध होता हो, जैसे परिवार, कई सदस्यों से बना हुआ परिवार, सभा, फिर समिति, झुंड, जानवरों का झुंड, भीड़। ये सारे शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। तो इन सारे संज्ञा के प्रकारों के ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। आगे इसके आधार पर दिए गए कुछ अभ्यास के लिए कुछ कार्य दिए जाएंगे आपको, वो आप पूरा कीजिए। धन्यवाद।